सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर काली स्याही पोतने के मामले में मुंबई पुलिस ने कल देर शाम 6 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया, लेकिन पूछताछ के बाद आधी रात को सभी को रिहा कर दिया गया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम है गजानन पाटिल, दिनेश प्रसाद, अशोक वाघमरे, प्रकाश हसबे, समाधान जगधाव और वेंकटेश नायर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिवसेना ने जिस तरह से पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब का विरोध किया, उससे महाराष्ट्र की छवि बदरंग हुई है। फडणवीस ने कहा कि हो सकता है कि हम किसी के विचारों से सहमत ना हो, लेकिन जब कोई विदेशी मेहमान या राजनयिक कानूनी तौर पर वीजा लेकर आता है और कार्यक्रम करता है तो उसे सुरक्षा मुहैया कराना राज्य का काम है। फडणवीस ने कहा कि अपनी बात रखने का और बेहतर तरीका हो सकता था। सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर स्याही फेंकने के बाद भी शिवसेना कसूरी की किताब का विमोचन नहीं रुकवा सकी। मुंबई के नेहरू सेंटर में भारी सुरक्षा के बीच कसूरी की किताब नीदर अ हॉक नॉर अ डव का विमोचन हुआ। ये किताब भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर लिखी गई है। पिछले हफ्ते में दिल्ली में इसका विमोचन हुआ था। मुंबई में अपने किताब के विमोचन पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियां अपनाने की सलाह दी। कसूरी ने कहा कि मोदी को एहसास होगा कि शांति के लिए जो रास्ता वाजपेयी ने चुना था वो सही था। सीबीआई ने शीना बोरा केस में पीटर मुखर्जी और राहुल मुखर्जी का बयान दर्ज किया है। इस मामले में दोनों से आगे भी पूछताछ हो सकती है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को मध्य प्रदेश सरकार राष्ट्रीय किशोर कुमार अवार्ड से नवाजेगी। आज किशोर कुमार की पुण्यतिथि के मौके पर मुंबई में दिलीप कुमार को उनके घर पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के जगतपुर इलाके में रोड रेज की घटना में एक बाइक सवार ने स्कूटी सवार को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पीड़ित अक्षय का जुर्म बस इतना था कि उसकी स्कूटी आरोपी आशु की बाइक से टच कर गई थी। आरोप है कि इतनी सी बात पर आशु ने अक्षय पर चाकुओं से हमला बोल दिया। अक्षय को मोगा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी आशु को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके के रामनगर में एक कबाड़ व्यापारी को बदमाशों ने हथियारों की नोक पर लूट लिया। व्यापारी से 1,60,000 की नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि जब वो दुकान पर बैठा था तभी 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। गली से भागते वक्त बैग ले जाते हुए बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली के रजोकरी के जंगल में एक तालाब में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। यह बच्चा रात से अपने घर से गायब था। रात भर ढूंढने के बाद सुबह कुछ लोगों को रजोकरी के जंगल में बच्चे की चप्पल मिली। तलाश करने पर बच्चा तालाब में मृत मिला। हादसा, हत्या और खुदकुशी तीनों एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार का इंश्योरेंस का दबाव डालने पर दिल्ली के द्वारका इलाके में एक बेटे ने मां बाप को गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक प्लेटिनम अपार्टमेंट में रहने वाले अमित की गाड़ी का इंश्योरेंस पेंडिंग था और उसके पिता ब्रह्म प्रकाश काफी वक्त से उसे इस बारे में टोक रहे थे। रविवार को ब्रह्म प्रकाश अपनी पत्नी सविता के साथ क्रेन लेकर खुद ही अपार्टमेंट पहुंच गए। आरोप है कि इसी से खफा होकर अमित ने मां बाप को गोली मार दी और खुद फरार हो गया। घायल दंपत्ति की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली के केशवपुरम में 4 साल की बच्ची से रेप के बाद ब्लेड से ताबड़तोड़ वार करने वाला दरिंदा पुलिस के हाथ आ गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक लॉरेंस रोड के पास रामपुरा कॉलोनी का रहने वाला है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में 7 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अशोक बच्ची के साथ वाले मकान में रहता था। 7 तारीख को खेलने के बहाने से वो बच्ची को ले गया और मानवता की सारी हदें पार कर दी। 8 तारीख की सुबह बच्ची सुनसान एरिया में मिली थी। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक मेडिकल शॉप में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक दुकान में रखा अधिकतर सामान जलकर स्वाहा हो गया। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। साउथ एमसीडी में सदन की बैठक सोमवार को विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामा पेंशन फंड को लेकर हुआ। दिल्ली सरकार पर फंड न देने का आरोप है। हंगामे के दौरान कई पार्षद बेंच पर चढ़ गए और नारेबाजी की। पार्षदों के हाथों में बीजेपी का विरोध वाली तख्तियां भी थी।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी कल सदन की बैठक में पहुंचे थे। हंगामे के चलते सदन की बैठक बमुश्किल 15 मिनट ही चल सकी। दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच फंड की जंग में अब एमसीडी कर्मचारी भी पिसने लगे हैं। आरोप है कि एमसीडी की तरफ से मिलने वाली बुजुर्ग पेंशन 1 साल से नहीं मिल रही है। वहीं ईडीएमसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन 2 महीने से नहीं मिल रही। ईडीएमसी फिलहाल करीब 9000 कर्मचारियों को पेंशन देती है, जिस पर हर महीने करीब 10 करोड़ रुपए खर्च आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के अध्यक्षों के साथ बैठकर साफ कहा कि वो किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। करप्शन के आरोप में अपने कैबिनेट सहयोगी असीम अहमद खान को बर्खास्त करने के 3 दिन बाद केजरीवाल ने नए सिरे से ये हिदायत जारी की है। नई बसें खरीदने का दिल्ली सरकार का प्लान ठंडे बस्ते में चला गया है। गौरतलब है कि सरकार ने इस बार बजट में 11,000 नई बसों का वादा किया था। पिछले 5 साल में दिल्ली में एक भी नई बस नहीं आई है और अब जो बस मिल रही है वो बहुत महंगी है, जिसे सरकार खरीदना नहीं चाह रही। साथ ही दिल्ली सरकार के पास बसों को खड़ी करने के लिए जगह भी नहीं है। अब सरकार की योजना है कि वो ब्लू लाइन और क्लस्टर बसों की तरह प्राइवेट कंपनियों से बस किराए पर लेकर चलाएगी। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक युवक की गुमशुदगी को लेकर लोगों ने बीती रात नेशनल हाईवे 24 पर जमकर हंगामा किया। लोगों ने युवक की प्रेमिका के परिवार वालों पर हत्या का अंदेशा जताते हुए NH 24 जाम कर गाड़ियों में तोड़फोड़ की। यही नहीं, भीड़ ने कुछ लोगों से बाइक भी छीन ली और पुलिस पर पथराव भी किया। युवक रविवार सुबह से गायब है। यूपी के शाहजहांपुर में NH 24 पर बन रहे ओवरब्रिज का हिस्सा गिरने से एक ही परिवार के 5 लोग दब गए, जिनमें से 2 की दर्दनाक मौत हो गई। बाकी 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। ये परिवार श्राद्ध में शामिल होने जा रहा था। यूपी के चित्रकूट से फिर आई है भारतीय रेल की दुर्दशा की तस्वीर। अमावस्या मेले में हिस्सा लेने के लिए श्रद्धालु ट्रेनों की छतों और खिड़कियों पर सवार होकर पहुंचे। 5 मिला स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ के आगे सारे इंतजाम नाकाफी साबित हुए। गुड़गांव में आज कार फ्री डे मनाया जा रहा है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में इस तरह का ये चौथा आयोजन है। लोगों को जागरूक करने के लिए कार फ्री डे की पूर्व संध्या पर साइकिल रैली निकाली गई। तेलंगाना के मल्काजगिरी के टीडीपी सांसद सी मल्ला रेड्डी का गंगनम स्टाइल वायरल हो गया है। 10 अक्टूबर को हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मल्ला रेड्डी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे और उन्होंने स्टेज पर गंगनम डांस कर सबको हैरान कर दिया था। टीवी कलाकार डॉली बिंद्रा ने केंद्रीय मंत्री विजय सांपला पर रेप की कोशिश करने के आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। डॉली ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि पिछले साल चंडीगढ़ में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के घर पर उनसे रेप की कोशिश हुई थी। डॉली का आरोप है कि राधे मां के इशारे पर उनके साथ रेप की कोशिश हुई थी। डॉली के मुताबिक सांपला अपने रसूख का इस्तेमाल कर इस केस को प्रभावित कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस से शिकायत की कॉपी मिलने के बाद चंडीगढ़ पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि वो बगैर जांच के मामला दर्ज नहीं कर सकती। क्या मेरा एफआईआर तब लिया जाएगा जब मेरे साथ मेरा कत्ल हो जाएगा? When these people are going to kill me, that's the time the police is going to take action. I ask the Sarkar right now, why there is no action to be taken right now? What is happening? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के कोतवाली खलीलाबाद इलाके में मोबाइल चोरी के आरोप में 3 युवकों की जमकर धुनाई कर दी गई। बाद में पुलिस आरोपियों को थाने लेकर आई और वहां भी आरोपियों को जमकर पीटा। बिहार के गया इलाके के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा डकैती की घटना में शामिल 2 डकैतों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नक्सली साहित्य मिला है। लुधियाना के न्यू बसंत विहार इलाके में स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का प्लास्टिक का कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो गया। वीपी ओसवाल नामक फैक्ट्री में आग बीती रात करीब 10 बजे लगी थी। फैक्ट्री में प्लास्टिक की शीशियां और बोतलों के ढक्कन बनाए जाते थे। दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में सोमेसरा गांव में पूर्व जिला परिषद सदस्य और कांग्रेस नेता जसाराम धतरवाल जाट के घर दबिश देकर करीब 7.5 क्विंटल डोडा पुस्त और 600 ग्राम अफीम का दूध बरामद करने का दावा किया है। पुलिस को मौके से करीब 3.5 लाख रुपए और 45 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। मुख्य आरोपी जसाराम पुलिस की भनक लगते ही भागने में कामयाब रहा। इस मामले में सोमेसरा सरपंच के पति सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नौकरशाहों से परस्पर टीम भावना और विश्वास के साथ काम करने की अपील की है। दिल्ली में पीएम ने मिड करियर ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के करीब 100 आईएएस अधिकारियों से अनौपचारिक मुलाकात के दौरान ये बातें कही। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि आरक्षण का मुद्दा उठने से बिहार में बीजेपी को नुकसान हुआ है। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया की 49वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी जीत रही थी, लेकिन आरक्षण का मुद्दा आने के बाद मामला बदल गया। बिहार के चुनाव में हम कल गए थे, वहाँ भी माहौल ऐसा है कि बीजेपी ने बना दिया उस पक्ष आरक्षण की सवाल था बेमत बना जी कहीं बीजेपी सही ऐसे लोगों की उम्मीद थी जो मुझे बताया, लेकिन वो एक ही बयान से उनके आदेश से कि हम इस आरक्षण पर विचार करें, कैसे मुद्दा बन गया वहाँ के रवि जी के वो मुद्दा से अब जो उनके कट्टर विरोधी हो गए थे वो अब उतने विरोधी नहीं रहे। MM कुलबर्गी की हत्या के विरोध में गुजराती भाषा के जाने माने कवि अनिल जोशी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया है। जोशी से पहले वडोदरा के प्रोफेसर गणेश देवी ने भी अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया था। कुल मिलाकर अब तक 15 लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा चुके हैं। आज बुद्धिजीवी है, साहित्यकार है, इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। इसमें सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, इसमें सवाल इंसान का है। इंसान को जिंदा रहने का तो अधिकार होना चाहिए। 4 पंजाबी लेखकों के साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने के ऐलान के बाद इस फहरिस्त में 3 और नाम शामिल हो गए हैं। पंजाबी लेखक सुरजीत पातर, बलदेव सिंह सड़कनामा, दर्शन बुट्टर और जसवंत सिंह अपना पुरस्कार लौटाएंगे। इससे पहले गुरबचन भुल्लर, अजमेर सिंह औलख, आत्मजीत सिंह और वरियम संधू ने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की थी। इस बीच मशहूर लेखक और कवि जीएन ख्याल ने भी अपना अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। दादरी कांड और देश में कथित तौर पर बढ़ती असहनशीलता के खिलाफ थिएटर कलाकार माया कृष्ण राव ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया है। दिल्ली की थिएटर कलाकार माया ने कहा कि तर्कशास्त्री, क्रिएटिव आर्टिस्ट, विचारक और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कत्ल हो रहे हैं। सरकार उनकी सुरक्षा करने में नाकाम रही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने कहा है कि राजनीतिक विचारधारा के साहित्यकार सरकार का विरोध जरूर करें, लेकिन पुरस्कार लौटाना उचित नहीं है। कई लेखकों द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महेश शर्मा ने कहा कि पुरस्कार में सरकार का कोई दखल नहीं है। पुरस्कार लौटाना या इस्तीफा देना व्यक्तिगत मामला है। फीफा का अध्यक्ष बनने का इरादा नहीं रखते फुटबॉल के जादूगर कहलाने वाले पेले। 3 बार वर्ल्ड कप जीतने वाले ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर ने कोलकाता में ये बातें कही। एक अन्य सवाल के जवाब में पेले ने अर्जेंटीना के फॉरवर्ड लियोनेल मेसी को दशक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बताया। उन्होंने ब्राजील के नेमार और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी जमकर तारीफ की। अपने कोलकाता दौरे में पेले ने दुर्गा पांडालों का भी दौरा किया। आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं और इसकी पूर्व संध्या पर वो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के साथ दुर्गा पंडाल पहुंचे थे। पंडाल में मां दुर्गा की मूर्ति के साथ पेले और गांगुली की विशाल तस्वीर लगाई गई थी। आयोजकों ने इस मौके पर पेले को शॉल भेंट की।
टीम इंडिया के ओपनर लोकेश राहुल ने कहा है कि अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज उनके क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान है। राहुल ने कहा कि वे चुनौती का सामना करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राहुल के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मुकाबला क्रिकेटर के रूप में उन्हें और मजबूत बनाएगा। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान धनराज पिल्ले ने कहा कि हॉकी इंडिया लीग में पाकिस्तानी टीम की भागीदारी होनी चाहिए। पिल्ले ने कहा कि हॉकी इंडिया को नेताओं से बात कर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। पूर्व कप्तान के मुताबिक उन्हें नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। 2008 में आईसीएल के दौरान मैच फिक्सिंग के आरोपों का सामना कर रहे न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर लू विसेंट ने कहा है कि आईसीएल में चंडीगढ़ लॉयंस के कप्तान क्रिस क्रेन्स के सीधे निर्देश पर वो काम कर रहे थे। विसेंट ने ये बात यूके की एक अदालत में क्रेन्स की कथित झूठी गवाही देने के मामले की सुनवाई के दौरान कही। गौरतलब है कि मैच फिक्सिंग का गुनाह कबूलने के बाद विसेंट पर पिछले साल हर तरह का क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।